जो सूरत हाल है उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है और मुख्तलिफ़ जो सोर्सेज़ हैं वहाँ से हम सभी को एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए जो है वो कहा जा रहा है और बहुत ज़रूरी भी हैं। अब ये कोविड के दौरान लाइफ तो हमने जीनी है, ज़िंदगी जीनी है, लेकिन इस कोविड के साथ हमने जो है ज़िंदगी गुजारनी है। किस तरह से हम ज़िंदगी गुजारें और क्या कुछ एहतियाती तदाबीर करें और अपनी रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी में किस तरह की हमें तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर शमीम अहमद बांडे साहब मौजूद हैं, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में एज ए प्रिंसिपल खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ये एक बेहतरीन स्पीकर हैं और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में की नोट्स जो है वो देते आ रहे हैं। इनसे आज हम तफसीलन बात करेंगे। तो सर आपका बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कोविड जो है, कोरोना वायरस है, ये असल में है क्या सर? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत बर्निंग इशू पे आज यहाँ थोड़ी सी एक हमारे साथ डिस्कशन रखी है। मैं पहले थोड़ी सी एक क्लैरिफाई करूँ, मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, प्रोफेसर हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि ये वायरस है क्या चीज़, देखिए वायरस हमेशा एक छोटा सा बिल्कुल एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि हमारी नेक्ड आई जिसको नहीं देख सकती, इवन के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हम लोग बहुत मुश्किल से इस वायरस को देखते हैं। और वायरस जो है वो इसका सबसे बड़ा जो ख़तरनाक चीज़ रहती है कि ये बहुत देर तक सर्वाइव कर सकता है और जब भी कोई लिविंग चीज़ इसके साथ जुड़ती है तो ये एक्टिव हो जाता है और फिर बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। तो ये वायरस, जहाँ तक आपका कोविड-19 जिस वायरस को बोलते हैं, ये वायरस वुहान सिटी में 2019 में दिसंबर में ये देखा गया और तब से लेकर आज तक अभी भी सही एक्चुअल में ये वायरस कैसा है, इसका डीएनए है या आरएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसकी शेप कैसी है, इसके खिलाफ कौन से एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना चाहिए, वो अभी तक हम इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। जी तो सर अब अगर जैसे इस वायरस के बारे में हमें कुछ पता नहीं है तो ये सर आएगा कैसे? ये बीमारी जो है एक बंदे से दूसरे बंदे में किस तरह से जाएगी? देखिए ये वायरस आपको मैं बता चुका हूँ कि ये बेसिकली क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है कि एक पर्सन को अगर होगा वो थ्रो कफिंग, थ्रो स्नीजिंग, थ्रो कंटैक्ट, थ्रो स्प्यूटम ड्रॉपलेट्स या कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स, इन तमाम चीज़ों से एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है। लेकिन अब कुछ लोग ये कहते हैं कि एयर में ये 2 मीटर या इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है ये डिस्टेंस पे वायरस ट्रांसमिट नहीं होता एक पर्सन से 2 पर्सन, हालांकि ये भी कोई एब्सोल्यूट थ्योरी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए और जितना भी आप खाना लेते हो, कोई भी चीज़ लेते हो, तो उसको अच्छे टेम्परेचर में उसको अच्छा पका के रॉ फूड नहीं लेना है आपने, तो ये उससे एहतियात करके हम बच सकते हैं। सर अगर बात की जाए ह्यूमन बॉडी की, तो जिस तरह कहा जाता है सिर्फ हमारी आँख, नाक, मुंह से ही ये दाखिल हो सकता है या अगर कहीं पे कोई ज़ख़म है या कोई ऐसा मसला किसी और जगह से भी वायरस हमारे अंदर जा सकता है? नहीं, अभी तक जो रिसर्च यही है कि जो कंटेक्ट से क्या है, माउथ के ज़रिए से ओरल एंट्री ही इसकी अभी तक कही गई है और इसमें सबसे ज़्यादा जो आर्गन इसका फेवरेट आर्गन है वो लंग्स है। वैसे तो हमारी बॉडी के किसी भी आर्गन को ये इन्फेक्ट कर सकता है वायरस, बट द मोस्ट फेवरेट साइट इज़ लंग्स। इसीलिए कहते हैं कि जब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा सबसे ज़्यादा जो अटैक करने वाला आर्गन है वो लंग्स है और लंग्स में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है और वीकनिंग हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, कॉफिंग रहती है और उसके अलावा फिर आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपल ऑर्गन जो है उससे इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा जो है ये ओरल और नेज़ल जो है इसकी एंट्री रहती है। जी तो अब सर जो फर्स्ट वेव थी, फर्स्ट वेव ऑफ कोविड थी, उससे तो हम कहीं गुजरे, अब दूसरी मरतबा फिर जो है कोविड ने बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। सर एज ए अगर रिसर्चर बात करें तो क्या समझते हैं आप कि दोबारा से कोविड का इतना बड़ा हमला, क्या कुछ कोताहियाँ हुई हैं या क्या मसला हुआ है कि दोबारा से ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है? देखिए मैंने पहले ही कहा था कि इसमें रेजिस्टेंट पावर बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत देर तक सर्वाइव करता है वायरस और जब आप इसका सही ढंग से एहतियात नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, जब व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट दिस जर्म, सो इसने तो नेचुरली आना था और हम लोगों की कमज़ोरी ये रही कि हम लोगों ने अभी तक इस वायरस को समझा ही नहीं कि कितना हैवक है, कितना ये किलर है और कितना हमारी बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा है।
तो अब जब हमने एहतियात नहीं की, अपने आप का प्रिवेंशन नहीं रखा जो रखना था, हमको अच्छा सा मास्क लेना था, कोई रुमाल लेना था, कोई कपड़ा लेना था, ताकि एक आदमी से दूसरे आदमी में कंटेमिनेशन ना हो, मिक्स ना हो, ट्रांसमिशन ना हो। तो वायरस इसलिए वो फर्स्ट वेव जब आई तो उस वक्त क्या रहा कि फ़र्स्ट वेव में हमारे यहाँ लोगों में जो इन्फेक्शन था, जब थोड़ा सा उसको रिलीफ मिली, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हुआ, इम्यून बूस्टर हमारे आ गए, तो हमने सोचा कि हम इस वायरस से निकल के आ गए और हमने फिर वैसे ही मार्केट में आना शुरू कर दिया, वही एक्टिविटीज़ वैसे चलना शुरू हो गई विदाउट एनी प्रिवेंशन। तो ये वायरस सेकंड वेव आ गया। और मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि फर्स्ट वेव में हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, लेकिन अब जब सेकंड वेव आई है तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक हो चुका है। अब ये ज़्यादा खतरनाक है। अब जब किसी वायरस किसी की बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज करके और ये किलर बन सकता है। तो सर अब वैक्सीनेशन पे हम आते हैं। वैक्सीन जो है वो तैयार हो चुकी है और इंडिया में बड़े पैमाने पर जो है वैक्सीनेशन उत्सव भी मनाया जा रहा है। कितनी इफेक्टिव रहेगी वैक्सीनेशन, क्योंकि कुछ ऐसे मामला भी आ रहे हैं कि उसके बाद भी बंदा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें अब तजब्जब में है लोग, तो क्या करना चाहिए? नहीं, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। बेसिकली वैक्सीनेशन क्या है, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये इम्यून सिस्टम को आपके को बूस्ट कर रही है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा रही है अगेंस्ट दिस वायरस। और जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वायरस जितनी कोशिश करेगा आपकी बॉडी के अंदर आपके पर्टिकुलर ऑर्गन्स किसी को भी डैमेज नहीं कर पाएगा। तो मेरा मानना यही है कि आपको वैक्सीनेशन करवानी बहुत ज़रूरी है। और ये जो दिन आपको 3 दिन आपने बताया कि आज पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में मनाए जा रहे हैं, तो हमको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। ये वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वक्त में आप देख लेना कि जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई होगी उनका इम्यून सिस्टम अच्छा स्ट्रांग होगा और वो आराम से इस वायरस के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। सर अगर हम अपने पुंछ की जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर अक्सर जो है घरेलू नुस्खे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपनाए जाते हैं, तो क्या कहेंगे आपके ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी ग़िज़ाइयत को किस तरह से तब्दील करना चाहिए? खाने पीने में हमें क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो हमारी रसोई में आमतौर पर आप जानते हैं रहती ही हैं चीज़ें, उनको किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी आपसे जब डिस्कशन हो रही थी, बैलेंस्ड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पर डे 24 आवर्स में कार्बोहाइड्रेट 400 से लेकर 500 ग्राम डेली लेना है नॉर्मल पर्सन डूइंग मॉडरेट वर्क, 70 से लेकर 100 ग्राम प्रोटीन, 80 से लेकर 100 ग्राम फैट्स और विटामिन, मिनरल्स और सैलड, ये सब चीज़ें हमको लेनी है डेली और उस तरह से हम अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने कहा घरेलू, हमको अच्छी डाइट लेनी है, साफ़ सुथरी डाइट लेनी है, हमको कहवा बनाते रहना है और उसमें जो भी सूंड है, इलायची है, दालचीनी है ना, सौंफ है, इन चीज़ों का, काली मिर्च है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिसको आपने पहले भी कहा था कॉमन लैंग्वेज में हम कोड़ा बोलते हैं या कहवा बोलते हैं, उसको पीते रहना है। गर्म पानी को बॉयल करके पानी पीजिएगा, ठंडा पानी ऐसे नहीं पीना है। और उसके अलावा आपने जितना भी आपका जो फूड है उसको अच्छे तरीके से कवर रखना है, यूटेंसिल्स जितने भी आपके क्लीन होने चाहिए, हैंड अच्छे तरीके से वॉश करना है। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग इस वायरस से बच सकते हैं। सर अब जो है अगर हम बात करें तो सिर्फ स्कूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बंद किया गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बाकी तकारीब हैं, महफिलें हैं, वो सभी उसी तरह से हो रहे हैं। इवन के बैंक्स, हॉस्पिटल्स, इन तमाम चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे पब्लिक को आप? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि पब्लिक ऐसे क्यों मार्केट में आ रही है जब कोई काम नहीं, जब स्कूल बंद है तो बच्चे क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं वो लोग स्कूल में? स्कूल बंद होने के बावजूद आप बच्चों को बाज़ार में ला रहे हो। पेरेंट्स को समझना चाहिए इसका। अभी तक ये लोग सोच नहीं रहे कि मोर्टेलिटी रेट इससे कितना ज़्यादा हमारा बढ़ने वाला है। अगर यही कंडीशन रही तो एकदम जो डेथ रेट है हमारा बढ़ जाएगा और उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। मैं तो पेरेंट्स से यही दरख्वास्त करूँगा, अपने बच्चों से दरख्वास्त करूँगा कि वो घरों में रहें। ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए स्टार्ट की जा रही हैं और जा चुकी भी हैं, वो घर पर बैठ के पढ़ें ऐसे, और बगैर किसी ज़रूरत के मार्केट में वैसे भी आम लोगों को नहीं आना चाहिए। फंक्शंस में तो एक लिमिट रख दी गई है कि इतने लोग किसी फंक्शन में आ सकते हैं, तो हम लोग तो हजूम की शक्ल में बाहर आ रहे हैं, बड़े बड़े फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं और एहतियात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे मानना यही है कि इसके लिए सख्ती एडमिनिस्ट्रेशन को करनी पड़ेगी, तभी जाके लोग समझेंगे। टेस्ट भी ज़रूरी है, लेकिन टेस्ट इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ क्या है कि प्रिवेंशन। हम लोगों को खुद एहतियात करनी है और मास्क का इस्तेमाल तब करना है ना कि जब आप मार्केट में आ रहे हो। और मार्केट में क्यों आ
आ रहे हो, कोई काम नहीं है तो क्यों आ रहे हो। तो मेरा मानना यही है कि हम बच्चों को, पेरेंट्स को और तमाम लोगों को कहेंगे कि पूरा इसका ख्याल रखें और अपने आप को भी बचाएं, अपनी सोसाइटी में बाकी बच्चों को, घर वालों को, बुजुर्गों को और लोगों को भी बचाएं। सर एक वो इंसान है जिसे हर दिन घर से बाहर निकलना पड़ता है, आम दिहाड़ीदार इंसान है, मजदूर है, उसे अपनी दिहाड़ी लगाएगा तो बच्चों को खिलाएगा, तो उसके लिए किस तरह के प्रिवेंशन आप जो है कहेंगे कि वो किस तरह से एहतियात करें। मैं तो ये कहूँगा कि उसको तो आना ही है। देखिए, सर्वाइव करने के लिए आपको खाना खाना ही है और खाना खाने के लिए आपको मजदूरी करनी है। तो मैं मजदूर को यही कहूँगा कि जब वो घर से आता है तो अपनी प्रोटेक्शन रखे, कोई रुमाल रखे, और जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे भी आप ख्याल रखिए, डाइट साफ़ सुथरी है, और घर जाते ही अपने कपड़े भी अलग कर दीजिए और नहा धो के अपने बच्चों के साथ रहिए।